सर्वप्रथम संपूर्ण विश्व में शांति और अमन का पैगाम देने वाले तथागत गौतम बुद्ध, सामाजिक क्रांति के प्रणेता महात्मा ज्योतिराव फुले, उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले, इस देश के भाग्य विधाता, भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब, इन्हें मैं अपना वंदन प्रस्तुत करता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ। महाराष्ट्र शासन ने आरक्षण उपवर्गीकरण के विषय को लेकर जिस तरह से पूरा महाराष्ट्र में गर्मी चल रही है, उसी तरह से यह भी विषय बड़ा गरमाया हुआ है और गरमाने की वजह भी है कि यह एक षड्यंत्र सा नजर आता है। आरक्षण की मूलभूत ओरिजिनलिटी समझने के लिए हमें उन महापुरुषों के त्याग और बलिदान को भी समझना पड़ेगा। इस देश में सदियों से धार्मिक आरक्षण था। ब्रिटिश भारत में आए, यह कम से कम SC, ST, OBC के लिए हितकारी हुआ, क्योंकि इन्होंने देश में इस सिस्टम की जो सड़ी गड़ी प्रथाएं थी, इस प्रथा को बदलने का प्रयास किया और यही वजह हुई कि हमें कई थोर मानव महापुरुष इस देश को प्राप्त हुए। छत्रपति शाहू महाराज, जिन्हें आरक्षण का जनक कहा जाता है, अपनी कोल्हापुर विरासत में इन्होंने सर्वप्रथम 26 जुलाई 1902 को एक आदेश दिया कि ब्राह्मण छोड़कर, सानवी जाति छोड़कर और क्रिश्चियन पारसी छोड़कर गैर समाज को 50% का रिजर्वेशन दिया। यहीं से इस देश के ST, ST, OBC की उन्नति की ओर जाने वाला यह पहला कदम था। इस आरक्षण के मुद्दे पर हमने परम पूज्य बाबा साहब का संघर्ष भी नहीं भूलना चाहिए। बाबा साहब जब उच्च शिक्षित होकर अपने जो सामाजिक कार्य का उन्होंने शुभारंभ किया, इस सामाजिक कार्य में जब वो पहली बार 1919 में साउथ ब्यूरो कमीशन से मिलते हैं तो क्या मांगते हैं? इस देश के 5 करोड़ अस्पृश्यों को स्वतंत्र मतदार संघ चाहिए। यही बात वो 1928 में साइमन कमीशन को देते हैं और इसी बीच बाबा साहब ने सामाजिक विषमता में फैली समाज की कुरीतियों को नष्ट करने के लिए अनेक आंदोलन इस देश में किए। उसमें प्रमुखता से आंदोलन उनका कालाराम मंदिर प्रवेश, महाल सत्याग्रह, अपने विदर्भ में भी उन्होंने अंबे देवी मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया, लेकिन वह आरंभ नहीं हो सका और ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्होंने यह साबित कर दिया कि देश का ये जो 5 करोड़ का जो तबका है, ये नाम के लिए हिंदू कहलाता है, लेकिन इन्हें किसी भी तरह का इस व्यवस्था में अधिकार नहीं और इसका ही परिणाम उन्हें 12 नवंबर 1930 की जो प्रथम गोलमेज परिषद हुई जॉर्ज पंचम के द्वारा, कि ब्रिटिशों ने अपने 150 वर्ष जो पूर्ण किए थे राजपाट के, बाबा साहब और डॉक्टर श्रीनिवासन गैर हिंदू के रूप में वहां पर पहुंचे थे। यह इस देश के इतिहास में सबसे बड़ी घटना थी और बाबा साहब ने उन ब्रिटिशों के घर में ही यह बात समझाई कि ब्रिटिशों, आपने इस देश में 150 वर्ष राज किया, लेकिन आप इस देश की सामाजिक व्यवस्था को में कोई बदलाव नहीं ला पाए। आपको यहां पर राज करने का कोई अधिकार नहीं। यहां की जनता भी चाहती है कि अब जनता का राज हो। इस परिषद का उतना रिजल्ट नहीं प्राप्त हो सका, क्योंकि इस देश में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाला जो पक्ष था, उस पक्ष ने इसका विरोध किया था। 7 नवंबर 31 की द्वितीय परिषद जो जग जाहिर है, बाबा साहब ने अपनी मांगों को फिर दोहराया
और इसका ये परिणाम हुआ कि प्रधानमंत्री रेमसे मैकडॉनल्ड ने इस एससी समाज के लिए, उनके सामाजिक राजनीतिक उत्थान के लिए कैमनेल अवार्ड दिया। उस कैमनेल अवार्ड से इस देश में दो व्यवस्था हो जाती। इस दलित यहाँ का राजा हो जाता, उसका स्वतंत्र मतदार संघ होता, उसकी एक अलग व्यवस्था होती, उसके अलग फंड होते, और उससे वो चुनता कि भाई स्वर्णों को कि भाई हम किसे राजगद्दी पे बैठाना है इस देश की। लेकिन इस देश का तथाकथित महात्मा इस निर्णय के विरुद्ध हुआ और देश की जो हालात जो उस समय तैयार हुए, उन हालातों पर बाबा साहब को समझौता करना पड़ा। बाबा साहब ने अपने भाषण में कहा कि अगर मेरे लोग ही नहीं रहेंगे तो ऐसा रिजर्वेशन, ऐसा कैमनेल अवार्ड लेकर मैं क्या करूँगा। यानी संपूर्ण दलितों पर यह एक नरसंहार का भय, ये बाबा साहब पर प्रेशर डाला गया और वहीं से हमारे पतन की शुरुआत हुई। लेकिन बाबा साहब ने हार नहीं मानी। जितने भी कमीशन उसके बाद आए, क्रिफ्ट कमीशन हो, कैबिनेट मिशन हो, बाबा साहब ने अपनी मांग पर वो कायम रहे और जब अंत में उन्हें संविधान बनाने का मौका मिलता है कैबिनेट मिशन के आधार पर, इस संविधान के प्रारूप को जब वो भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपते हैं, उस प्रारूप के अंतर्गत जब इस देश में इम्प्लीमेंट होता, लेकिन बाबा साहब ने अपना काम बेखूबी कर चुके थे। बाबा साहब ने संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 15 समता का अधिकार, यानी इस देश की सभी जनता को समानता का अधिकार दिया। आर्टिकल 16 के माध्यम से इस देश के जितने भी संसाधन हैं, लोक निवेदन है, सरकारी नौकरी है, संपत्ति है, उसमें वो इक्विलिटी की बात किया। इस देश की अस्पृश्यता खत्म किया जो इस देश में कलंक था। उसके अलावा भारतीय संविधान में बहुत सारे कलमे हैं जो विस्तार से अगर मैं बोलने जाऊंगा तो कम से कम मुझे वही कलम बताते बताते आधा घंटा लगेगा। एक ब्रीफ में मैं बताता हूं कि 15, 16, 335, 46, 45, 338 ये भारतीय संविधान की वो कलमे है जिससे इस देश में दलितों का उत्थान आरंभ हुआ। और इन 75 सालों में दलित समाज इन 75 सालों में दलित समाज ने जो भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्रांति की, इस क्रांति पर इन षड्यंत्रकारी जिन्होंने देश का 250-300 साल धर्म के नाम पर राज किया, उन्हें ये नागवार गुजरा। और किस तरह से ये पूरी तरह से प्लानिंग हुआ कि ये, जैसे शुरुआत में मैंने बोला, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमें 11 मई 1949 की उस घटना को याद रखना चाहिए। जिस तरह से इस देश में एससीओ के आरक्षण के पहले मुस्लिम समाज को आरक्षण था, क्रिश्चियन समाज को आरक्षण था, एंग्लो इंडियन को आरक्षण था, लेकिन इस आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने की जो अल्पसंख्यक समिति बनी, जिसके चेयरपर्सन इस देश में लौह पुरुष कहलाने वाले वल्लभ भाई पटेल साहब थे, उस बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि अब पहले की बात और थी, ब्रिटिश भारत में थे, आज आरक्षण की जरूरत नहीं है, इन्हें इसे समाप्त कर दिया गया। वो तो एक षड्यंत्र कर रहे थे, इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर को बना रहे थे, लेकिन बाबा साहब उनकी नीयत को समझ गए। उन्होंने कहा कि अगर मैं अध्यक्ष बन जाता हूं तो मैं इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी या माइनॉरिटीज के साथ में न्याय नहीं कर पाऊंगा। ऐसी अवस्था में बाबा साहब ने अपना मत विरोध में दिया, लेकिन बहुसंख्यक मेंबर होने की वजह से इस देश में वो आरक्षण समाप्त हो गया। और उसी तरह का यह षड्यंत्र आपके सामने अभी दिया गया है। मेरे पूर्व वक्ता ने यह बताया कि किस तरह से आरक्षण की मूल समस्या शुरुआत हुई। 1975 में पंजाब गवर्नमेंट ने मजहबी सिख और वाल्मीकि समाज को नौकरियों में 50% का रिजर्वेशन दिया। इसी रिजर्वेशन का इंप्लीमेंट 2004 में आंध्रा गवर्नमेंट ने करना चाहा, लेकिन आंध्रा गवर्नमेंट का यह जो निर्णय
पंजाब गवर्नमेंट देवेंद्र पाल और पंजाब गवर्नमेंट वर्सेस यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 1 अगस्त 2024 को आया। तब से इस देश में आरक्षण उपवर्गीकरण का विषय पिछले 6 माह से लगातार सुर्खियों में है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस पर न्यायमूर्ति अनंत बदर समिति स्थापित की। इस समिति के माध्यम से जो अहवाल दिया गया वो अहवाल इतना गुप्त रखा गया। आज भी अगर इस देश में कोई आयोग तैयार होता है तो उसका रिपोर्ट पहले सार्वजनिक करना पड़ता है कि भाई हम ये इस बात को रिकमेंड कर रहे हैं। इस देश के प्रत्येक नागरिकों से उसका अभिप्राय लेना पड़ता है। लेकिन अनंत बदर साहब की ये रिपोर्टें इतनी गोपनीय हैं कि उन्होंने इसे सार्वजनिक नहीं किया और कहा कि आप एक षड्यंत्र के जैसे 10 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि भाई आप अपना ओपिनियन दिए। पूरा भारतवर्ष या पूरा विश्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जयंती की 135वीं जयंती मनाने में था। उन्हें पता था इस समय आम्बेडकरी समाज यह बाबा साहब की जयंती मनाने में बिजी है। जैसे तैसे प्रेशर आया तो थोड़ा सा डेट बढ़ा दिया और अभी 30 अप्रैल को यह उसकी लास्ट डेट थी। इस आरक्षण का जो बेस है, जिस तरह से तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसको पहले इंप्लीमेंट किया, वहां पर समीर अख्तर साहब की न्यायमूर्ति की रिपोर्ट इस तरह से वो पहला राज्य हुआ। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को क्यों जल्दी है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट दूसरा राज्य होगा, समिति स्थापित कर दी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की इस जल्दबाजी पे ही षड्यंत्र की बू नजर आती है। 2011 का जो सेंसस उन्होंने रखा, इस सेंसस में हमारी जो जनसंख्या है, आप सभी को पता है कि प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। 1961 की जो जनसंख्या है एससी समाज की और 2011 की जो जनसंख्या है उसमें बहुत सारा डिफरेंस है। मेरे ये समझ में नहीं आता क्या इस देश में जनसंख्या बढ़ती है कि घटती है। अनेक समाज में के प्रति उसमें नकारात्मक सोच तैयार होती है। मैं इस समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, वाल्मीकि समाज, मेहतर समाज, जिसे महाराष्ट्र के शेड्यूल में लगभग 10 नामों से जाना जाता है। मेहतर, भंगी, हलालखोर, लालबेगी, इस तरह से 10 नामों से जाना जाता है। इसके ऑल इंडिया के जो आंकड़े हैं, केवल उत्तर प्रदेश में भी 1,32,00,000 है। पंजाब गवर्नमेंट में टोटल पॉपुलेशन के 12% से ज्यादा है। दिल्ली के अंदर इसकी जनसंख्या लाखों में है। लेकिन वो सेंसेक्स किस तरह से किया गया है ये तो समझ के परे। अभी का जो सेंसस में बता रहा है कि अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में केवल वाल्मीकि और तत्सम जातियां केवल 2,66,787, जबकि अनुसूचित जाति का जो आंकड़ा 1,28,00,000 समथिंग दिखाता है। यानी इस समाज को अगर रिजर्वेशन चाहिए तो टोटल पॉपुलेशन का एटलीस्ट उसको 10% हासिल लेना जरूरी है। अब 2,66,000 में उसे इतर सेक्शन में डाला गया। यानी कहने का सीधा स्पष्ट है कि आरक्षण उपवर्गीकरण में मेहतर वाल्मीकि समाज को 1% भी नसीब नहीं होगा। कुछ इस समाज के, मैं उन्हें बहुत बुद्धिजीवी बोलता हूं, जिन्होंने कभी किताब खोल के नहीं पढ़ी, कभी स्टैटिस्टिकल डाटा पर विश्लेषण नहीं किया, वो बहुत समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता। मैंने सवाल किया 28 तारीख को, मैंने समाज के तमाम जो सीनियर लीडर हैं उन सीनियर लीडरों की एक बैठक रखा कि एक विषय दिया, आरक्षण वर्गीकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो उसका कारण, और नहीं होना चाहिए तो कारण। मुझे यह बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि आज भी ये जो समाज है
जिस तरह से ये सामाजिक पिछड़ा हुआ है उस तरह से शैक्षणिक में भी पिछड़ा हुआ है। आधे से ज्यादा लोगों को तो यही पता नहीं कि आरक्षण वर्गीकरण क्या है, आरक्षण क्या है और इसके फायदे और नुकसान क्या होंगे। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि देखिए, हम तो ठहरे बाहर के लोग और मैं हिंदी में बात कर रहा हूं तो इससे आपको भी समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं हमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की झलक दिखाई पड़ती है। ये समाज पूरा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से माइग्रेट है। ये उस समय आया जब बाबा साहब का आंदोलन चल रहा था। वहां इनकी दूसरी परेशानी थी। उनकी परेशानी ये थी कि वो ठाकुरवाद से परेशान था, वहां के जातिवाद से परेशान था। तो काम धंधे की तलाश में यह समाज महाराष्ट्र की ओर पलायन करता गया। महाराष्ट्र में एक सामाजिक क्रांति का जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में बाबा साहब ने अपने लोगों को गंदे और घिनौने काम बंद करने का ऐलान किया और उसका जो असर हो रहा था, उस असर का ये परिणाम था आखिर ये काम कौन करेगा। उत्तर प्रदेश में ये समाज ये काम नहीं करता था। उत्तर प्रदेश में ये समाज बैंड बाजा या फिर बांस से जो कलाकृति होती है वो व्यवसाय पे लिप्त था या कुछ खेती और मजदूर थे। आज हम महाराष्ट्र में आए। महाराष्ट्र में हमें अनुसूचित जाति अध्यादेश 1950 के अंतर्गत महाराष्ट्र की एससी सूची में डाला गया। आज हमें विभिन्न नाम से जानते हैं। टाइमिंग सांगून द्या। ऐसे समय में इस आरक्षण का जो बाबा साहब का जो संघर्ष था, उस संघर्ष में हम कभी शामिल नहीं हुए और जो मिल रहा था, यही बड़ी सबसे विडंबना है कि मेरा भाषण कभी पूरा होता ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं सिर्फ 3 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। धन्यवाद। आरक्षण एससी सूची के अंतर्गत हमें आज कुछ न कुछ तो मिल रहा है, भले ही कम हो तो कम हो, उसके लिए आप ही जिम्मेदार हो। भाई आपने गलत लोगों से दोस्ती की, आप गलत दिशा में गए, आपने बाबा साहब के सिद्धांत को कभी नहीं पढ़ा ना समझा और इसका परिणाम यह हुआ कि जो प्रस्तापित व्यवस्था ने आपको कंधे में हाथ क्या रख दिया, आपने अपने आप को धन्य समझ लिया। उनकी आप अंतर जो योजना थी उस योजना को आप समझ नहीं पाए। ऐसी अवस्था में आपको लगा कि आपका बहुत बड़ा विकास हो रहा है, लेकिन नहीं। इस तरह से आपने बाबा साहब के अनुयायियों का भी साथ नहीं दिया। वो पढ़ते रहे, संघर्ष करते रहे, मरते रहे। तुम तो सिर्फ रेडीमेड रूप से फायदा लेते रहे और तुम्हें किंचित फायदा मिला। वहां पर एक मेरे मित्र थे, उनकी वाइफ नगर सेविका। मैं बोला आज ये नगर सेविका बन गई, 5 साल के बाद भूल जाना ये नगर सेविका बनेगी, क्योंकि ये बाबा साहब के आरक्षण की देन है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में 13% में ये से प्राप्त हुआ है। कुछ लोगों को बात समझ में आई, यहाँ कुछ लोग आए, आज समाज के लोग, शायद शिक्षा की कमी की वजह से धीरे धीरे जागरूकता उसमें आ रही है। और जैसे जैसे शिक्षित हुए, यहाँ मेरे आदरणीय गुरुजी डॉक्टर प्रदीप आगलगे साहब बैठे हैं, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, सिखाया, समझाया। मैं उनका हृदय से बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ इस मोमेंट का, इस महाराष्ट्र की धरती के सामाजिक शैक्षणिक आंदोलन के बोलने लायक बनाया। मैं अपने बारे में अगर कुछ सच्चाई बताऊं तो बड़ा आश्चर्य होगा। मैं भी कभी उनके षड्यंत्र के शिकार मुहिम में था, लेकिन 2012 में जब मैं मेरे गुरुजी सुंदरलाल ठाकुरे साहब के जबरदस्ती अम्बेडकर थॉट में एडमिशन लिया, तो आज पिछले 10 साल में मैं उच्च शिक्षित भी हुआ। आज समाज का सबसे उच्च शिक्षित एक्टिविस्ट हूँ मैं। लगभग यूनिवर्सिटी की 5-7 डिग्रियाँ मैं हासिल कर चुका हूँ
तो ये बाबा साहब की सोच को, विचार को पढ़ने से उनके संघर्ष को समझने की है। खैर कोई बात नहीं, हम भले ही संख्या में कम है, इस मंच से आरक्षण, उपवर्गीकरण, महाराष्ट्र शासन का पुरजोर निषेध करते हैं। मुझे यहाँ आयोजक ने यहाँ 2 शब्द बोलने का मौका दिया और मैं आपसे माफी चाहूंगा कि मेरे 2 शब्द बहुत बढ़ जाते हैं धीरे धीरे करते हुए, तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू।